स्टार्टिंग से शेयर लिखा हुआ है, शेयर नहीं हुआ। अब शो हो रहा है? यस सर। चलिए, स्ट्रेटजी। It is a broad set of action plan, या इसको हम लोग कह सकते हैं it is a complete roadmap to how achieve the objective। स्ट्रेटजी का मीनिंग यही है, इट इज अ ब्रॉड सेट ऑफ एक्शन प्लान। आपको क्या एक्शन लेने हैं, क्या आपको प्लानिंग है, उसी के अकॉर्डिंगली एक्शन प्लान होगा। या इसको हम कह सकते हैं इट इज ए कंप्लीट रोड मैप टू हाउ फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स और अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब अगर हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को 3 वर्ड पे जाना पड़ेगा, मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव। 3 वर्ड्स हैं। विजन इज ड्रीमिंग पीस, and mission is doing peace। mission is doing peace, vision is dreaming peace। विजन आपके विजन क्या कहता है कि व्हाट इज योर ड्रीम एंड दैट ड्रीम विल बी फुलफिल एंड व्हाट वी हैव टू डू। अगर मेरा कोई ड्रीम है, उस ड्रीम को कैसे मैं फुलफिल करूंगा, दैट इज आवर मिशन। एंड विजन इज आवर ड्रीम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग और डिस्क्राइब करेंगे। अगर मैं बात करता हूं मिशन का, मिशन क्या है हमारे पास? बेसिकली आउटलाइंस है। मिशन इज बेसिकली आउटलाइंस ऑफ पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस। पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, व्हाई आई डू एग्जिस्ट, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, ड्रीम रियलिटी एंड अल्टीमेट स्टेट। क्या हमारे पास सिचुएशंस हैं। एंड विजन इज, विजन हमारे पास क्या कहता है, 10 साल में मैं या 15 साल में मैं कहां पे रहूंगा, यह सोचना है हमें। आवर ड्रीम्स, हमारा उसमें क्या क्या चीज सोच सकते हैं हम लोग। हमारी अचीवमेंट 10 साल में कहां तक पहुंचनी चाहिए, हमारा मार्केट शेयर कितना होना चाहिए, क्या हम लोग वेंचर कर सकते हैं, हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या होगा। दे आर द ड्रीमिंग पीस, दे आर द विजन एंड मिशन इज, अब ये जो हमारा ड्रीम्स है उसको कैसे फुलफिल करेंगे। क्योंकि जो आपके पास, अगर आप देखोगे कि हमने कहा कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट, मैं किस कारण से एग्जिस्ट हूं, यही मुझे अपने आप से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि मेरा विजन पता लगा कि मेरा विजन है कि 10 से 15 साल में मेरा बिजनेस कहां से कहां तक पहुंचना चाहिए, ये मेरा विजन है, मैं सेट करूंगा। उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम वहां पे वर्कआउट करेंगे। यानी यहाँ पे सारी जो ड्रीम्स हैं उसको कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए जो एक्शन प्लान होगा वो मिशन के अंडर में आएगा।
देखोगे मिशन क्या है हमारे पास, मिशन इज बेसिकली आउटलाइंस first purpose of existence, second is dream reality. अब हम ड्रीम सपने भी देखेंगे, रियल होना चाहिए, फिक्टिशियस नहीं, फिक्टिशियस नहीं। अगर ड्रीम रियलिटी है तो आप अचीव कर पाओगे उस विजन को, अदरवाइज हम अचीव नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज आवर अल्टीमेट स्टेट, थर्ड इज हमारा सिचुएशन क्या है, हमारा अभी पोजीशन क्या है, दिस इज द अल्टीमेट स्टेट। यह हमारे पास 3 पॉइंट्स के आधार पर हम कोई भी मिशन फुलफिल करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अगर मान लो कोई भी एयरलाइंस है, किंगफिशर को छोड़कर, एयरलाइंस का क्या मिशन होगा? सबसे पहला मिशन क्या होगा? ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, एडमायरेबिलिटी। क्योंकि मान लिया जाए कोई भी हमारे पास कंपनी है, कंपनी पे ट्रस्ट का होना चाहिए, इसके लिए मिशन आपको तैयार रखना पड़ेगा। रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता तो होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में। एडमायरेबिलिटी, आपके प्रोडक्ट को लोग खरीदें, एडमायर्ड रहें, दैट इज द आवर मिशन। ये हमारे पास एक एस्पेक्ट है मिशन का। सेकेंड, हमारे पास विजन क्या कहता है। जैसे विजन की अगर बात करें कि जैसे टाटा स्टील कहता है कि 2021 तक मेरा, देखो टाटा स्टील का विजन है कि 2021 तक मुझे क्या अचीव करना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि कोई भी चीजें हमें पहले किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक विजन तैयार करना होता है। वी हैव टू फॉर्म विजन डॉक्यूमेंट, हम लोगों को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। उसमें क्लियरली इंडिकेट करना है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2021, 2022, 2023 जो भी हो, आप टाइम टारगेट फिक्स करोगे, टाइम फिक्स करोगे, उसमें हमारा बिजनेस, हमारा जो कंपनी है वो कहाँ पे होना चाहिए। दिस इज द विजन। और उस विजन को हम लोग कंप्लीट किससे करेंगे? मिशन के आधार पर। तो इसमें हमारे पास देखोगे बेसिकली विजन किससे रिलेट हो जाएगा कि सबसे पहले टाइम पे आएंगे कि हम 10 से 12 साल में कहाँ पे होंगे, हमारा अचीवमेंट्स क्या है, मार्केट शेयर क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन टारगेट है, ये हमारा क्या है, देयर द विजन। तो हमारे पास विजन है के बारे में और मिशन के बारे में हमने बताया। अब एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोग जरूर उस एग्जांपल को कोट करोगे अगर क्वेश्चन में आता है तो। अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको कोट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल कोट कर दोगे आपका आसान हो जाएगा। सबसे फर्स्ट हमारे पास हमने लिया है गूगल का। गूगल का विजन क्या था? विजन स्टेटमेंट from the outset was to provide access the world information in one click. अब सिंपल सी बात देखो, गूगल का विजन क्या था कि एक क्लिक पे सभी को मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं। अब इसका मिशन क्या होगा? तो कंपनी को इस विजन को कंप्लीट करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा मिशन में? मिशन स्टेटमेंट क्या कहेगा? टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। तो ध्यान रखोगे
सबसे पहला विजन था कि मैं एक क्लिक पे सभी कोई भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड को मैं प्रोवाइड कर दूं यूजर को। लेकिन अब यह विजन को कंप्लीट कैसे होगा? तो हमें सारे इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे, इकट्ठा करना पड़ेगा, जो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होगा और यूजफुल होगा, तभी यह सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा। यानी हमारे पास देखोगे, हमारे पास मिशन स्टेटमेंट में 4 वेरिएबल्स होंगे: वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, organization, universal accessibility and usefulness. This is the mission statement. सारे इंफॉर्मेशन वर्ल्ड का, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करना, यूनिवर्सली एसेसेबल यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, और वह यूजफुल भी होना चाहिए। आज कोई भी चीज आप गूगल पे अपना लाइन लिखोगे, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन आती है, कुछ नहीं तो विकीपीडिया पे आ जाएगा, विकीपीडिया से सारा रिलेट आपको आ जाता है। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलिए, अब आते हैं सेकेंड हमारे पास नाइकी का। आपने सिंबल से ही देखा नाइकी का है। अब नाइकी का क्या कहता है? अब नाइकी क्या कहता है? टू ब्रिंग द इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। तो नाइकी क्या कहता है कि हमें इस तरीके से इनोवेशन और इंस्पिरेशन सभी एथलीट के लिए लेकर चलना है, एवरी एथलीट्स के लिए। सबसे पहले नाइकी अपने जूते को एथलीट्स के लिए ही दिया गया है। अब इसके बाद यह कहता है, मिशन स्टेटमेंट क्या होगा इसका? टू ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट्स इन द वर्ल्ड। तो इस केसेस में क्या कहता है? इफ यू हैव ए बॉडी, यू आर एन एथलीट। यहां ध्यान दोगे, इफ यू हैव ए बॉडी एंड यू आर एन एथलीट, इसका मतलब कि हमारे पास मिशन कहता है कि जो आपका विजन है, उस विजन को कैसे हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास यह सोचना पड़ेगा कि जितने भी बॉडीज हैं सभी को एथलीट मान के चलना पड़ेगा। एथलीट के केसेस में मान लो जितने भी एथलीट्स हैं, उन सभी के अलावा और भी लोग हैं, इसके अकॉर्डिंगली सभी को, यानी ऑल इंडिविजुअल्स आर, इसको कहने का मतलब क्या है? ऑल इंडिविजुअल्स आर एथलीट्स, एवरी पर्सन आर एथलीट्स, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली वो वर्कआउट किया है। हमारे पास नाइकी का विजन था कि ब्रिंग इंस्पिरेशन इनोवेशन टू एवरी एथलीट, टू एवरी एथलीट, और ये तो विजन था कि एथलीट्स के लिए। लेकिन अब यहाँ पे मिशन क्या करता है कि अगर इसको पूरा करना है तो आपको यह सोचना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग एथलीट्स हैं, यह मानते हुए यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ेगा। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? किसी को डाउट इस पॉइंट तक? आप लोगों को मिशन और विजन के मीनिंग समझ गया में आ गया। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर कोई भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अगर कोई भी हम ऑब्जेक्टिव लेंगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे पास सबसे पहला ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव कॉमन शेयर्ड होना चाहिए। कॉमन शेयर्ड।
कॉमन शेयर्ड क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेड बाय ऑल। एक्सेप्टेड बाय ऑल क्या होगा कि अगर मेरा कोई भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे तो जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो मेरा फेलियर होने का चांसेस ज्यादा होता है। फेलियर होने का चांस ज्यादा होता है क्योंकि जहां पे हम लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है, देखोगे यहां पे हम एक वर्ड यूज करेंगे स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? वर्ड है स्मार्ट। एस फॉर स्मार्ट, एस फॉर सिंपल। ऑब्जेक्टिव सिंपल होना चाहिए। दूसरा एम से होता है मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव मेजर होना चाहिए, मेजरेबल। ए फॉर अचीवेबल, अचीवेबल। आर फॉर रियलिस्टिक, आर फॉर रियलिस्टिक। एंड टी फॉर टाइम बाउंडिंग। मान लो कि अगर कोई कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो कहता है कि कवर 20% मार्केट शेयर ऑफ ऑटो स्टील इंडस्ट्री in next 3 years and achieve profit 10%। अब बताओ, कोई भी कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव तय किया कि हमें 20% मार्केट शेयर ऑटो स्टील में कैप्चर करना है। अब बताओ कि अगर कोई भी ऑटो स्टील कंपनी है हमारे पास, जैसे टाटा ही कहा कि स्टील का मार्केट मुझे 20% कैप्चर करना है नेक्स्ट 3 ईयर में। अब बताओगे कि क्या यह सिंपल है या नहीं है? सिंपल कहने का मतलब कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड रेशनल, जो हमारा ऐसा नहीं हो सकता है। यह सिंपल है कि नहीं है? सभी जवाब देना, दिस इज सिंपल और नॉट। एस फॉर सिंपल। हमने कहा 20% मार्केट शेयर ऑटो स्टील इंडस्ट्री में कवर करेंगे। या ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर कोई कहता है कि 20% मेरा मार्केट शेयर मैं कैप्चर करूंगा नेक्स्ट 3 ईयर्स में। कोई भी इंडस्ट्री अगर यह अपना ऑब्जेक्टिव तय करती है तो यह तो ऑब्जेक्टिव रेशनल तो नहीं है, यह तो रेशनल नहीं है। दिस इज ए सिंपल। क्लियर है सभी को यहाँ पे? सेकेंड थिंग हमारे पास मेजरेबल। अब देखो, मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मेजरेबल मतलब 20% मार्केट शेयर, दिस इज द मेजरमेंट, एंड 10% प्रॉफिट वी कैन इनकर, दिस इज द मेजरेबल। मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड इज अचीवेबल। ऑलवेज जब हमारे पास, हमने कहा कि मार्केट शेयर कैप्चर कर सकते हैं और उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूं तो मैं अचीवेबल है। ऐसी बात तो नहीं है कि अचीवेबल नहीं है। नेक्स्ट कहता है रियलिस्टिक। दिस इज द ऑप्टिमल। रियल में
जब हमें कोई भी इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो चाहेगा कि मेरा मार्केट कैप्चर हो। दिस इज द रियल, नॉट ए, ऐसे हम नहीं कह सकते कि कोई भी हमारे पास ऐसे ही मैंने रेशनल ड्रीम्स ले लिया है। एंड टाइम बाउंडिंग, हमने पांचवा पॉइंट हमारे पास है टाइम बाउंडिंग। टाइम बाउंडिंग कहने का मतलब कितने साल में, 3 इयर्स में। तो टाइम तो मैं फिक्स कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। ये अगर मैं इस तरीके से मैं एक ब्रॉड सेट तैयार करता हूं तो मैं कोई भी ऑब्जेक्टिव, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और यह ऑब्जेक्टिव मैं अपने मिशन विजन के साथ में इसको कंप्लीट अटैच करूंगा और फिर उसके बाद प्लान करेंगे स्ट्रेटजी का। क्लियर है यहां पे सभी को? किसी को डाउट? चलिए अगला हम लोग अब स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। चलिए, व्हाट इज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट? तो क्योंकि अभी तक तो हमने स्ट्रेटजी एंड देन मिशन विजन ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू ग्लूएक। अकॉर्डिंग टू ग्लूएक, strategic management is a first point, a stream of decision and action. Decision and action. Second, यह डिसीजन एंड एक्शन जो लीड करेगा, which leads to the development of effective strategy. And third, helps in achieving objectives. तीन पॉइंट्स हमने डेफिनेशन को तीन पार्ट में ब्रेक किया है। बेसिकली ग्लूएक कहते हैं कि strategic management is a stream of decision and action which leads to development of effective strategy and helps in achieving objective। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन को तीन पार्ट में डिफाइन कर दिया, डिवाइड कर दिया। स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन। स्ट्रीम ऑफ डिसीजन मतलब व्हाट इज योर डिसीजन एंड हाउ टू इट डिसीजन विल बी इम्प्लीमेंटेड। एक पर्टिकुलर स्ट्रीम होगा, उसका एक प्रॉपर एक प्लान होगा जो हमें किसी भी स्ट्रेटजी को डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। ये तो हमारे पास डेफिनेशन ग्लूएक के द्वारा है। सेकंड हमारे पास डी चैंडलर का है, अल्फ्रेड डी चैंडलर। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड डी चैंडलर, SM is first determination of goals and objectives. Goals and objectives. Second, adoption of a course of action. Adoption of
course of action. And third, allocation of scarce resources. यह हमारे पास 3 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। बेसिकली चैंडलर कहता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है और एक कोर्स ऑफ एक्शन का एडॉप्शन करते हुए हम क्या करेंगे, स्कार्स रिसोर्सेज का एलोकेशन करेंगे, या कह सकते हैं स्कार्स रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हुए हमें कैसे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, इसके लिए एक्शन प्लान को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यहां तक डेफिनेशन में किसी को डाउट? चलिए, इसके बाद हम लोगों का आता है कि कैसे हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क करेंगे, फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो फ्रेमवर्क कैसे करेंगे हम लोगों को ध्यान देना होगा। तो चलिए हम लोग अगला हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहला फर्स्ट स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1, जब कोई भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क करते हैं, हम लोग पहले डिसाइड करेंगे वेयर वी आर नाउ। वेयर वी आर नाउ मतलब अभी मेरा सिचुएशन क्या है, अभी हम लोग कहां पर हैं। इसका मतलब होता है एनालाइज द प्रेजेंट सिचुएशन। स्टेज नंबर 2, आपने अपना यह एनालाइज किया प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन एनालाइज कैसे करोगे आप? पेस्ट एनालिसिस, सिचुएशनल एनालिसिस, जिसमें हम लोग स्वॉट एनालिसिस भी करते हैं, उन सभी चीजों को एनालाइज करते हुए पहले हमारे पास ये एनालाइज करना होगा कि व्हाट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन, और इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हो सकता है। यानी सिचुएशन का हमें अगर ध्यान रखना है तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। तभी हम लोग यह पता लगा सकते हैं कि हमारा अभी का क्या पोजीशन है। इसलिए फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड वेयर वी आर नाउ, हम लोग अभी कहाँ पे हैं। सेकेंड स्टेज वेयर वी वांट टू गो, हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू गो कहने का मतलब दैट इज सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर फ्यूचर। सेटिंग goals and objective for future। इसके बाद स्टेज 3 पे हम लोग एनालाइज करते हैं वेरियस अल्टरनेटिव। जो मैंने सेट किया गोल्स को कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है,
उस अचीवमेंट कैसे कैसे होगा, एक अल्टरनेटिव्स नहीं, मोर देन वन अल्टरनेटिव्स होंगे। अगर मोर देन वन अल्टरनेटिव्स हैं तो हमारे पास सभी अल्टरनेटिव्स को एनालाइज करने होंगे। अगर मान लो आप एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते हो कॉस्टिंग का, तो कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने का, मान लिया मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसके एक ही तरीका नहीं, दो तरीके और तीन तरीके भी हो सकते हैं। तो अगर मेरे पास देखें, मैं अगर सॉल्व कर रहा हूं और तीन तरीके हैं और तीनों तरीके के बारे में मुझे पता है, तो मैं देखूंगा कि कौन सा तरीका में मेरा समय कम लग रहा है, ये तो तय करना पड़ेगा। इसीलिए जो भी हम गोल सेट करते हैं, उस गोल सेट को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन सभी ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करते हैं। तो अगला हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स to achieve the goal. Stage number 4, अब आप एनालाइज कर लोगे तो बेस्ट अल्टरनेटिव का सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। स्टेज नंबर 5, implementing and executing the selected alternative। या 5 स्टेज पर हम लोग कोई भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। किसी को डाउट इस पॉइंट तक? हाँ, स्वॉट एनालिसिस करेंगे अभी। अब तो वॉइस में अब तो बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है ना वॉइस? चलिए, अब हम लोगों का यहाँ पे जब कोई भी हम एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस करते वक्त हम लोगों को दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जब हम एनालिसिस करेंगे, जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस में भी होता है, एक होता है पेस्ट एनालिसिस। दूसरा है सिचुएशनल एनालिसिस। सिचुएशनल एनालिसिस में हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं।
पेस्ट एनालिसिस कहा जाता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजी। अब देखोगे कोई भी अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर करते हैं तो एक पेस्ट एनालिसिस की जाती है। इस पेस्ट एनालिसिस में पॉलिटिकल, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इफेक्ट ज्यादा होता है। इकोनॉमिकल, हमारी अर्थव्यवस्थाएं के आधार पर हर इंडस्ट्री का अपना अपना कंट्री के जीडीपी में उसका शेयर होता है, हर इंडस्ट्री का है। अगर कोई भी इंडस्ट्री पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण इफेक्ट होता है तो पर्टिकुलर सेक्टर पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। इकोनॉमिकल, जो हमारे पास इकोनॉमी से रिलेटेड है। सोशल, तो हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, तो जो भी हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंगली। और टेक्नोलॉजिकल मार्क, जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो चेंजेस होंगे उसके आधार पर कोई भी अगर एनालिसिस की जाएगी, दैट इज द पेस्ट एनालिसिस, उसे हम लोग कहते हैं पेस्ट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस के अंडर में हमारे पास, अब ध्यान दोगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, चार चीजें हैं। मैं यहाँ इसे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्वॉट एनालिसिस को। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। SWOT analysis. स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एनालिसिस करना है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, हम एक केस स्टडी भी लेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेंथ, क्योंकि जो हम फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि व्हाट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन, तो प्रेजेंट सिचुएशन स्टेज 1 है, तो आपको ये सिचुएशनल एनालिसिस करना होगा। तो सबसे पहला स्ट्रेंथ क्या होगा, हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, एम्प्लॉय का स्किल क्या है, R&D हमारा कैसा है, फाइनेंशियल क्या है। अगर मेरा यह स्ट्रेंथ है, और वीकनेस क्या है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी टेक्नोलॉजी अगर वीक है, वो भी हो सकता है, क्वालिटी वीक है, एक्सेस स्टाफ है, दे आर द वीकनेस। अगर मेरा स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है उसके द्वारा मैं अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करता हूं और थ्रेट्स को रिड्यूस करता हूं, ध्यान देना अपोजिट चलता है। अगर जो मेरा स्ट्रेंथ है उसके द्वारा मैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूंगा, लेकिन जो थ्रेट्स है, स्ट्रेंथ के कारण आपका थ्रेट्स रिड्यूस होगा। अगर हम देखते हैं वीकनेस, वीकनेस आपको थ्रेट्स बढ़ाएगा। मान लिया आपकी टेक्नोलॉजी कमजोर है, तो आपका कॉम्पिटिटर अगर उसका टेक्नोलॉजी हाइयर है तो उसके आधार पर आपके साथ थ्रेट्स हो सकता है, यानी आपको वह इफेक्ट डाल सकता है और अपॉर्चुनिटी को रिड्यूस करता है। जस्ट रिवर्स चलता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी, रिड्यूस द थ्रेट्स, वीक रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज द थ्रेट। ये हमेशा ध्यान रखना है। यह हमारे पास एक तरीके से कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी के रूप में लिया जाता है। किसी को इस पॉइंट पे डाउट है तो बोलोगे, किसी को डाउट?
तो पहला स्टेप हमारे पास हो गया सिचुएशनल एनालिसिस, जिसके अंदर हम पेस्ट एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट एनालिसिस में बिल्कुल ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी, रिड्यूस द थ्रेट्स, वीकनेस रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज द थ्रेट्स। ये हमेशा ध्यान रखना है इस पॉइंट से। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड स्टेप हमने फ्रेमवर्क का था वो था हमारे पास सेकेंड क्या था, व्हाट वी वांट टू गो, मतलब मिशन विजन ऑब्जेक्टिव को सेट करना। दिस इज द मिशन विजन ऑब्जेक्टिव। आपको सेकेंड इज गोल सेटिंग, और गोल सेटिंग कैसे होगा, आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंड स्टेज में आपको यह ध्यान रखना है। थर्ड, स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव, ऑर्गेनाइजेशन के पास या मिशन विजन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स है, और उसके बाद बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव्स को हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और देन इंप्लीमेंट एंड कंट्रोल करेंगे। क्लियर है सभी को यहां तक? किसी को डाउट इस पॉइंट तक? देखोगे, अगर कोई भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर डिसाइड करना है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या डायमेंशन हो सकता है, इसका एरिया क्या है, सबसे पहला हमारे पास है लॉन्ग टर्म इन नेचर, सो इट इज यूज्ड इन शॉर्ट टर्म एज वेल एज मिडिल टर्म। यहाँ पे बेसिकली लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम लोग शॉर्ट टर्म भी यूज कर सकते हैं या मिडिल टर्म भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि आपने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग किया, लेकिन बीच में आपका कॉम्पिटिटर कुछ ऐसा चाल चला जिसके कारण आपके प्रोडक्ट पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसके आधार पर उस इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म भी स्ट्रेटजी तैयार रखनी पड़ेगी। सेकेंड इज इंटीग्रेशन, जितने भी रिसोर्सेस हैं सभी को एक साथ लेकर चलना है, मनी, मशीन, मेथड, मटेरियल, मार्केट एंड मोटिवेशन, सभी को साथ में लेकर चलना है। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्वालिटी ऑफ टास्क क्या होना चाहिए और टास्क का सीक्वेंस क्या होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द कंपनी। ओरिएंटेशन ऑफ कंपनी, अब जो भी हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बना रहे हैं उसका जो टास्क होगा वो किस सीक्वेंस में होगा और किस क्वालिटी यानी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस पे आएगा। फिर निगेटिंग, मतलब क्या मेरा एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। निगेटिंग कहने का मतलब एडवर्स इफेक्ट, अगर बिजनेस इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स है और कॉम्पिटिटिव भी है तो एडवर्स क्या हो सकता है वह भी हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। निगेटिव तो हमें ध्यान रखना है, क्या हमारे साथ क्या कॉम्पिटिटर कर सकता है यह भी हमें माइंड में लेकर चलना पड़ेगा। डायनेमिक, समय के अनुसार हम चेंज भी कर सकते हैं। इंटरट्विनिंग, यानी हमारे पास एलिमेंट ऑफ सोर्स होता है। इंटरट्विनिंग का मतलब इंटरलिंकिंग हमारे पास होना चाहिए। अचीविंग द मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इन सभी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किसको, स्ट्रेटजिक फॉर्मेशन में। और स्ट्रेटजिक का फॉर्मेशन करने में इस सब चीजों को हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सभी को? अगला हम लोगों का आता है प्रोसेस, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो चलिए हम लोग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस
करेंगे। प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कैसे प्रोसेस किया जाएगा? स्टेप 1, identifying and defining mission, vision and objective। अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई और डिफाइन कर देंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में इन्वायरमेंटल एनालिसिस करेंगे। ध्यान देना, फ्रेमवर्क तैयार करते भी हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इसमें आपको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल क्या इफेक्ट करेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। थर्ड स्टेप में अगर जरूरत पड़ी तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन में भी रिवाइज करना पड़ सकता है। रिवाइज द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन। Revise the organization direction. This is the step 3। जरूरत पड़ेगा तब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। स्टेप 4, जो भी आपका स्ट्रेटजी है चॉइस करेंगे, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। And step number 5, based strategy implementation, based strategy implementation एंड नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप नंबर 6। अब उसके बाद इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल करेंगे। आप इंप्लीमेंट कर देने के बाद इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, यह हम लोगों को 6 स्टेप है किसी भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस में। सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव। जो अभी हमने मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव के बारे में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जगह फ्रेमवर्क तैयार करने से पहले इसके बारे में बताया। दैट इज द मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज इन्वायरमेंटल एनालिसिस। फ्रेमवर्क करते वक्त भी हमने ध्यान रखा कि मैं अपना वेयर वी आर नाउ, इट मीन्स व्हाट इज आवर प्रेजेंट सिचुएशन। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस में माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट दोनों का एनालाइज किया जाएगा, नॉट ओनली माइक्रो। हमें दोनों का एनालाइज करना पड़ेगा इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर में। अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि अगर हमारे पास मान लिया जाए जो हम अभी जो मेरा प्रेजेंट सिचुएशन है
और मैंने जो अपना मिशन विजन ऑब्जेक्टिव सेट किया हूँ उसके आधार पर मेरा ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन में कुछ चेंजेस लाना पड़ सकता है, या कोई जरूरी नहीं कि लाना ही पड़ेगा। डायरेक्शन मतलब एक सेट, ब्रॉड सेट तैयार करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लेकर चलना होगा। तो यहाँ पे हमें रिवाइज करने की जरूरत भी पड़ सकती है। यहाँ पे अगर जरूरत पड़ा तो रिवाइज करेंगे, अदरवाइज रिवाइज नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमने स्ट्रेटजी तैयार किया, कौन कौन सा हमारे पास, कैसे कैसे हम फुलफिल करेंगे, क्या क्या हमारा प्लान है, उसमें जो हमारा एक्शन प्लान है, उस एक्शन प्लान इज द स्ट्रेटजी, उसका उसमें कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको चॉइस करेंगे और फिर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जो स्टेप नंबर 5 पे होगा। एंड देन स्टेप नंबर 6, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। यह 6 स्टेप्स के आधार पर कोई भी हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। अब इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो बोलोगे? किसी को डाउट? चलिए आज इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्वॉट एनालिसिस और ये जब हम लोग करेंगे सिचुएशनल एनालिसिस, तो उसमें